अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिस टॉपिक में अब हम ECM के आउटपुट डिवाइसेस यानी एक्चुएटर्स की बात करेंगे। आखिरकार वो क्या चीज़ है और उनके वन बाय वन उनके डिटेल्स को हम समझेंगे। तो ECM अभी तक जितनी भी चीज़ों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, चाहे वो हमारे स्विचेज हों, चाहे वो हमारे वेरियस सेंसर्स हों जैसे CKP, CMP, एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे कि ECM अब इन सेंसिंग सिग्नल का यूटिलाइज करते हुए किस तरीके से और कौन कौन चीजों को एक्टिवेट करता है, जिन्हें वो कंट्रोल करता है, जिसे हम आउटपुट डिवाइस या फिर एक्चुएटर्स के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको समझने की हम कोशिश करेंगे और उसमें हमारा सबसे पहला जो मेन है उसको हम समझ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्यूल इंजेक्टर। हमारी गाड़ी के अंदर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ होता है फ्यूल को एंटर कराने के लिए, जैसे डीजल में लगा होता है डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करने के लिए, MPFI वर्जन में लगा हुआ होता है पोर्ट पर, ताकि वहां पर फ्यूल इंजेक्ट किया जा सके और एयर फ्यूल कमिश्नर बन सके। जबकि GDI टेक्नोलॉजी, जिसमें गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन टेक्नोलॉजी होता है, उसके अंदर हम क्या जानते हैं कि वहां पर जो पेट्रोल है वो डायरेक्ट सिलेंडर के अंदर ही इंजेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो इंजेक्टर है उसको किस प्रकार से हमारा जो ECM है वो कंट्रोल कर रहा है उसके बारे में समझेंगे और थोड़ा सा इस पार्ट को समझेंगे कि किस तरीके से उसकी इंस्पेक्शन की जाती है। तो है ये हेवलो जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है, उसमें हम दो कैटेगरीज लेकर चल रहे हैं, डीजल और पेट्रोल। अगर आप किसी भी तरीके से जो मेथड बताया गया है अकॉर्डिंग टू द मैनुअल किसी डीजल इंजेक्टर को या पेट्रोल इंजेक्टर को अगर आप खोल रहे हैं तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसका प्रेशर रिलीज कर लें और जो डिटेलिंग बताई गई है अकॉर्डिंग टू द शॉप मैनुअल, उसी के अकॉर्डिंग, सर्विस मैनुअल के अकॉर्डिंग ही आपको उस काम को करना है। जो शॉप में जो मैनुअल्स अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम को करना है। अगर आप डीजल इंजेक्टर और पेट्रोल फ्यूल इंजेक्टर जब आप निकाल लेंगे और जब आप उसका मेंशनेशन देखेंगे, जो उस पर डेटा दिया हुआ होगा, 2 पिन होती हैं, उस 2 पिन का जो डेटा है वो आप चेक करते हैं कि भाई वहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस हमारे लिए जानना बहुत सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, ताकि हमें पता चल सके कि वो इंजेक्टर ठीक है या फिर नहीं है। क्योंकि कॉइल ही लगा हुआ है, उसके अंदर एक सोलोनाइड प्लंजर लगा हुआ है, तो उसको हम चेक कर पा रहे हैं। तो जो डीजल वर्जन है उसमें 0.2 से लेके 0.8 ओम्स, 0.2 से लेके 0.8 ओम्स तक के बीच में रह सकता है एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री। अब ज्यादातर जगह पे ना आपको ये 20 डिग्री ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब पेट्रोल वर्जन की मैं बात करूं, पेट्रोल का जो इंजेक्टर है उसका जो रेजिस्टेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 10 से लेके 15 ओम्स के बीच में और 20 डिग्री के टेम्परेचर पर। अब हमने जांच कर लिया, ठीक है, अब हमें पता चल चुका है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इंजेक्टर में, कि भाई आखिरकार पेट्रोल का जो इंजेक्टर है उसे किस किस सिग्नल के बेस पे ECM कैलकुलेट करने के बाद काम करवाता है। तो आइए उसकी बात करेंगे। तो नीड जो है, कौन कौन से सेंसर्स की जरूरत पड़ती है, तो हमारा जो ECM है उसके बाद हमारे इंजेक्टर को वर्क लेके आता है, उसे काम करवाता है। तो आइए उस पर एक नजर डालते हैं। ECT सेंसर पेट्रोल, ETC सेंसर, CKP सेंसर, CMP सेंसर, TP सेंसर, APP सेंसर, IAP सेंसर, हीटर ऑक्सीजन सेंसर 1, हीटर ऑक्सीजन सेंसर 2 एंड VVS सेंसर। अगर आप इन सेंसर की और डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस हैं जिसमें सभी सेंसर्स के बारे में बताया गया है, वहां पे जाकर के आप उन सेंसर के बारे में समझ भी सकते हैं। तो अगर मैं डीजल की बात करूं तो डीजल में जो इंजन है उसके अंदर ECT सेंसर, CKP सेंसर, CMP सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर और माप सेंसर, ये 2 सेंसर डीजल गाड़ी के अंदर अलग होते हैं। APP सेंसर, IAT सेंसर, हीटर ऑक्सीजन सेंसर 1, हीटर ऑक्सीजन सेंसर 2 एंड व्हीकल स्पीड सेंसर। ये कुछ सेंसर्स का डेटा है जो रिक्वायर होता है ECM के लिए कि इसका डेटा उसको मिलना चाहिए, तभी वो अपने ब्रेन के अंदर कैलकुलेशन करेगा और आपके इंजेक्टर को सही टाइम पर कितना इंजेक्ट करवाना है उसकी कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर
कि भाई आखिरकार जो ईसीएम है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है इसको अकॉर्डिंग टू द वायरिंग डायग्राम। कैसे, मतलब मैं यहाँ पर एक रफली आइडिया लेके चल रहा हूँ कि हाँ भाई ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब चीजें होती हैं, उसके बेसिस पे ही कंट्रोल करेगा। रिले होता है, इन सब चीज के बेसिस पे कंट्रोल कर सकता है। तो उसका एक छोटा सा नमूने के तौर पर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से उसको कंट्रोल कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेट्रोल से। पेट्रोल में 12 वोल्ट का जो सप्लाई है भेजा जाएगा और यहाँ पर लगा होगा एक फ्यूज जो कि इस पूरे को सप्लाई देने के लिए कंट्रोल्ड है। कैसे, अब देखिए यहाँ से 12 वोल्ट का सप्लाई आया फ्यूज से होता हुआ, तो ये है हमारी रिले तक पहुंचा। अब ये इस क्वाइल है, यहाँ पर क्वाइल से होता हुआ इधर गया और यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर्स होता है और 2-3 प्रकार के और जो है हमारे ट्रांजिस्टर्स आते हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनकी खासियत क्या होती है कि ये स्विच के जैसा ऐसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। अब इस सर्किट को जो कि यहाँ से 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है, इधर से आते 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 यहाँ पर ग्राउंड करना, ये ग्राउंड कर रहा है। ग्राउंड कब करेगा, जब इसको यहाँ पर कोई सिग्नल इस वाले पॉइंट पर दिया जाए। इस वाले पॉइंट पर जब कोई सिग्नल दिया जाए और इसको सिग्नल देगा कौन, ईसीएम का प्रोसेसर। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो इसको सिग्नल देगा। जैसे ही वो सिग्नल देगा तो क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये कॉइल क्या हो गई, एक्टिवेट। और जैसे ही ये कॉइल एक्टिवेट हुआ तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा क्या हो गया, आकर के इससे जुड़ गया, इससे आकर के जुड़ जाए। जुड़ने के बाद अगेन इधर फ्यूज, एक फ्यूज और लगा हुआ है। अब ये फ्यूज क्या कंट्रोल करेगा, इन इंजेक्टर्स कि कितना सप्लाई यहाँ तक जाना चाहिए, कितने एम्पियर्स ऑफ रेट जाना चाहिए, उसको डिसाइड करेगा। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ से पावर सप्लाई पे 12 वोल्ट आने लगी है और पहुंची यहाँ पे। अब वो 12 वोल्ट यहाँ तक रुकी हुई है, इस जगह तक रुका हुआ। जब तक वो ग्राउंड नहीं होगा तब तक ये इंजेक्टर काम नहीं करेगा। और इसको इंजेक्ट कौन कराएगा, जब ईसीएम के थ्रू इस पर सिग्नल आएगा, यानी कोई पर्टिकुलर वोल्टेज पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में आएगी। तो क्या होगा, जैसे तो वैसे तो ये हमारा एनपीएन है, तो इसके अंदर यहाँ पर जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा देन ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सर्किट जुड़ जाएगा। तो जैसे ही एक स्विच के जैसा काम करेगा तो ये जाएगा ग्राउंड। तो आपका जो यहाँ पर इंजेक्टर लगा हुआ है वो क्या कर सकता है, इंजेक्ट कर सकता है। इसी तरीके का पूरा फॉर्मेट सभी इंजेक्टर्स की वायरिंग के लिए दिया गया होगा जो कि काम करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ अंतर आ रहा है यहाँ पर, क्या कि भाई सप्लाई अलग आ रही है, ग्राउंड हम अलग कर रहे हैं। एक सप्लाई जो आई थी रिले को एक्टिवेट करने के लिए, उसको ग्राउंड किसने किया, ईसीएम ने किया। इंजेक्टर्स को ग्राउंड करने का काम किसने किया, ईसीएम ने किया। अब ये जो ईसीएम ग्राउंड करने का काम कर रहा है तो इसे करवाएगा कौन, तो बहुत सारे हमारे पास इंटरनली प्रोसेसर लगे हुए होते हैं। वो प्रोसेसर यही काम करते हैं, उनके पास बहुत सारे लाइन ऑफ कोड होता है, लॉजिक होता है, उसके बेसिस पे वो उस काम को पूरा करता है। जैसा प्रोग्राम हमने उसके अंदर डाला है कि आपको एयर फ्यूल रेशियो के हिसाब से काम करना है, स्पोर्ट्स के परफॉर्मेंस देनी है या कैसी परफॉर्मेंस देनी है, उसके बेसिस पे वो परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से जो आपका पेट्रोल के इंजेक्टर्स होते हैं उनका सर्किट जो है वो लगभग एक्टिवेट होता है और चलता है। डायग्नोस्ट करने की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर डायग्नोस्ट करना है कि भाई मान लीजिए चारों इंजेक्टर्स काम नहीं कर रहे, तो हो सकता है ये फ्यूज चला गया हो सकता है रिले खराब हो, या हो सकता है ये वाला फ्यूज खराब हो। और अगर तब भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, रिले ही एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो हो सकता है रिले खराब हो या तो फ्यूज खराब हो या फिर ईसीएम के अंदर ये वाला पॉइंट ही खराब हो। लेकिन ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि खराबी किस चीज में आती है, सबसे पहला फॉल्ट होता है वायरिंग, सेकेंडरी फॉल्ट होता है कंपोनेंट, जिसे हम इंजेक्टर यहां पर लेके चलेंगे। फ्यूज, पहले सबसे फर्स्ट फ्यूज, वायर, कंपोनेंट, देन लास्ट ईसीएम। ईसीएम में सबसे फॉल्ट आने का चांसेस बहुत रियर होता है क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, उसके बाद इसको अलाउ करती है। अब आई थिंक अभी तक आपको पेट्रोल का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं डीजल। डीजल में ये हमारा ईसीएम है, ये सभी जितने भी हमारे इंजेक्टर्स हैं, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अब ये जो ईसीएम है अब ये ईसीएम खुद इंजेक्टर को सप्लाई दे, कैसे दे रहा है। यहां पर हमने एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया, जब डेटा इसको मिलेगा ज्यादातर हम देख रहे हैं कि एनपीएन का ही उपयोग किया गया है। करंट दे रहे हैं तो ही ये
सर्किट जुड़ेगा। तो 12 वोल्ट जो होगी वो इसको मिल जाएगी। 12 वोल्ट पहुंची इंजेक्टर तक पहुंचने के बाद यहाँ ग्राउंड। अब ये ग्राउंड आप देखोगे तो सभी का ग्राउंड एक कॉमन है, यानी अगर ये ग्राउंड एक्टिवेट हो चुका है, अगर ये ग्राउंड एक्टिवेट हो गया तो इसका मतलब इन चारों इंजेक्टर्स का ग्राउंड एक्टिवेट है। लेकिन अब कौन से इंजेक्टर को एक्टिवेट करना है, तो ऐसे जो पार्ट हैं ट्रांजिस्टर्स के, इन सभी के लिए पर्टिकुलर एक लगे हुए। तो जैसे ही ईसीएम अपने लॉजिक के द्वारा इसको सप्लाई भेजेगा तो वो इंजेक्टर्स एक्टिवेट हो पाएंगे। बट यहां पर क्या है कि जो हमारा इंजेक्टर है उसको कब खोलना है, कितने समय के लिए खोलना है, इसका निर्धारण हमारा ईसीएम का ब्रेन खुद करता है। ब्रेन का मतलब यहाँ पर क्या है, उसका प्रोग्रामर, उसकी प्रोग्रामिंग की गई जो फ्री ट्रीटमेंट है, उसके अंदर जो डेटा डाला गया है जिसके बेस पे वो काम करने वाला है, उस पे काउंटिंग करेगा। अब इसके लिए जो डेटा उसको चाहिए, किन किन सेंसर से क्या क्या डेटा आ रहा है और फिर क्या काम करना चाहिए, वो डेटा आपके सामने यहाँ पर है कि इन सेंसरों का डेटा आना चाहिए, तब जाकर के आपका जो इंजेक्टर है उसको ये एक्टिवेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ओवरऑल इस टॉपिक के अंदर हमें कुछ चीजें क्लियर हो गई कि अगर इंजेक्टर चेक करना है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्या क्या नीड होती है इंजेक्टर को एक्टिवेट कराने के लिए, कि ईसीएम उसको किन किन चीजों की इंफॉर्मेशन के बाद इंजेक्टर को एक्टिवेट करा सकता है, उसके बारे में हमें पता चला। देन पेट्रोल और डीजल दोनों के अंदर जो वायरिंग सर्किट डायग्राम है वो कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में हमें पता चला कि कहाँ से सप्लाई बैटरी के थ्रू आ रही है और कहाँ ईसीएम के थ्रू आ रही है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कई बार कि डीजल गाड़ी का जो इंजेक्टर होता है उसको सप्लाई बैटरी से मिलती है, ईसीएम से मिलती है, पीसीएम से मिलती है, बीसीएम से मिलती है, बहुत सारे पॉइंट्स में बोले जाते हैं, तो आपको करेक्ट वैल्यू लगानी होती है। तो इस तरीके से अभी जो हमारा टॉपिक है फ्यूल इंजेक्टर का, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप सेंसर से रिलेटेड कुछ डेटा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी चीजें के लिंक मिल जाएंगे, तो वहां पर जाइए और जाकर के वो सभी सेंसर आप देख सकते हैं।